क्लास नंबर 28 भारत की नदियाँ स्टार्ट कर रहे हैं आज। देख लो उधर भारत की नदियाँ, क्लास नंबर हमारी 28। भारत की नदियाँ स्टार्ट करने से पहले हम कैसे पढ़ेंगे भारत की नदियों को किस तरह बांट लिया गया। ठीक, आसान भाषा में समझो किस तरह बांट लिया गया। एक तो हो दक्षिण भारत की नदियाँ, एक उत्तर भारत की नदियाँ। जो उत्तर भारत की नदियाँ ना वे निकलती है हिमालय तक, और जो दक्षिण भारत की नदियाँ ना वे प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती है, विंध्याचल की रेंज सतपुड़ा पर्वत से वहाँ से निकलती है। तो दक्षिण की भारत की नदियाँ हम अलग पढ़ते हैं बांट कर, और पूरे भारत में जितनी भी नदियाँ बहती है, और समझ में आया बात। या सारी नदियाँ हम कभी नहीं पढ़ सकते, 4 नदियाँ, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना हम पढ़ सकते हैं। दुनिया में कोई सा भी पेपर आ जा, जियोग्राफी का कोई सी नदी पूछ लो तो आराम से कर लोगे तुम। समझ में आ बात। या इतना एक्सपर्ट्स बना दूंगा मैं तुम्हें। तो आज हमें यही समझना कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है। मैं पर्सनली साथ साथ डिस्कस करके चलूंगा, ये बताऊंगा। खासकर मेरा पूरा ध्यान रहेगा यूपीएससी पर, और तुम पीसीएस के भी देखते हुए चलोगे। समझ में आई बात है। पीसीएस को भी छोड़ना नहीं, घटना चक्र हो तो घटना चक्र लेगा ना, समझ में आया बात। या और जो उसके बाद मेंस का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन साइड में रखकर बैठना, देखना को मेंस के क्वेश्चन में कहीं अपवह तंत्र लिखा हुआ था, और ये प्रतिरूप लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ, हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में कुछ लिखा हुआ। मेंस का क्वेश्चन बैंक साथ में लेके बैठे करो, मेंस का और प्री का। समझ में आया बात। या ठीक, मेंस का और प्री का क्वेश्चन साथ में लेके बैठना, और देखना और यही चैप्टर खोल कर रखना नदियों वाला, अब वह तंत्र वाला चैप्टर खोल कर रखना, और पता करना कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्या पेपर में आया। वो मेंस का क्वेश्चन बन पा रहा नहीं बन पा रहा, कि मैं उस दिशा में पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, और नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे अपना लेवल फिर बढ़ाने की जरूरत है। समझ में आया बात। या ठीक, चलो जाओ पहले समझो, धीरे धीरे खोल लियो, आ जाओ होले होले होले। चलो एक काम कर लो, खोल लो पहले कुछ चैप्टर खोल लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताते रहना। अभी पहले समझ लो, उत्तर भारत की नदियां पढ़ रहे हैं हम, हिमालय अपवह तंत्र पढ़ेंगे। अब हिमालय अपवह तंत्र का मतलब, अपवह तंत्र कल पढ़ाया था मैंने, तुम्हें पूछना चाहता हूँ अपवह तंत्र बताओ किसे कहते हैं, कल पढ़ाया था क्लास में। अपवह तंत्र क्या हो? अच्छा, अपवह क्या हो? अपवह, अच्छा बैठ जाओ, सुन लो। तो जो हिमालय अपवह तंत्र है ना, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां, कल जब हम पिछले वाली क्लास के दौरान पढ़ चुके कि हिमालय कहां तक फैला हुआ। हिमालय ना, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से, भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर ना नामचा पर्वत चोटी से लेकर, आया समझ में, यहाँ नंगा पर्वत से लेकर ना अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत चोटी तक फैला हुआ पूरा हिमालय का विस्तार है। फैला हुआ नहीं, 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता, पर्यटकों के आकर्षण का आज भी केंद्र बना हुआ। लेकिन इस हिमालय से ना प्यारी प्यारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर नदियां ही निकलती हैं, और ये नदियां सरिताएं निकलती हैं। और इन नदियों के बारे में तुम जानना चाहते हो तो आज हम इसी नदियों को समझाने वाले तुम्हें कि हिमालय अपवह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां वहां से निकलती है, और कैसे कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। सारी कभी पढ़ नहीं सकते, पढ़नी भी नहीं। समझ में आया बात है। उन्हें लेकिन टच करके चलेंगे, याद भी करवा के चलेंगे तुम्हारे, जहां तक पेपर में सवाल आया हुआ और कैसे सवाल आए हुए पेपर में। लेकिन हिमालय की नदियों के बारे में मैं कुछ विशेषताएं बता देता हूं पहले, ये मेंस में काम आने वाला है, जो पोर्शन इधर लिखा हुआ। हिमालय की जो नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में ना, हो सकता है पेपर इन फ्यूचर पेपर से पूछ लो, तो हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इन दोनों की विशेषताएं बतानी, फीचर्स बताने, इसके साइलेंट फीचर क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं क्या। समझ में आया बात। यार जो उत्तर भारत की नदियां उनकी क्या विशेषताएं, तो जो हिमालय अपवह तंत्र उसकी क्या विशेषता हो। अपवह तंत्र, हिमालय से नदियां निकलती हो, उन सभी नदियों की कुछ खास बात क्या है, ये सारी बातें खास बात है पता होनी चाहिए। देखो हिमालय से निकलने वाली नदियों की समझ लो। तो जो हिमालय नदी है ना, पहली बात ये सदाबहार नदियां कहलाती है, इनमें पूरे साल भर जल नहीं खत्म होता, पहली खास बात। समझ में आया बात। यार और जो हिमालय की नदियां ना, ये आज भी अपनी घाटियों को काट कर गहरा कर रही। समझ में आया बात। यार सभी अभी तक ये समुद्र तल नहीं प्राप्त कर पाई। हिमालय की अधिकांश नदियां आज भी ना अपनी जो घाटी है उसे काट कर गहरा करने की कोशिश कर रही। या ये पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है ना, इससे जो भी नदियां, चाहे वो सिंधु हो, झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, सतलज हो, ब्यास हो, आया समझ, ब्रह्मपुत्र नदी हो, गंगा नदी हो, ये आज भी अभी अपनी नदी घाटी को काट कर गहरा कर रही। क्यों? क्योंकि जो हिमालय है ना, उसको एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला, उसकी उत्पत्ति अभी हुई थी। समझ में आया बात। यार ज्यादा पुराना नहीं है, समझ में आया बात। तो उसके बाद जो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत की जो नदियां, वे ना दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय भारतीय पठार से नदियां निकलती है, चाहे इधर की हो नर्मदा तापी नदी हो, चाहे वे नीचे की गोदावरी कृष्णा कावेरी पेरियार, ये नदियां हो, ये अपने समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी। समझ में आ रही बात है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो एक अंतर समझ में आया, उत्तर भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर समझ में आया। अगर तुम उत्तर भारत की नदियों के बारे में एक पॉइंट लिखना हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे? उत्तर भारत की नदियां अपने समुद्र तल को अभी प्राप्त नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। समझ में आया बात है। क्यों? क्योंकि हिमालय एक नवीनतम
जिसकी उत्पत्ति तत्काल हुई है। सन हमें पता ही नहीं, सन कौन सा याद रखेंगे, कोई भी नहीं याद रखेगा। ऐसा समझ, इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई? एक लाइन मिल सकती है। और सुनो, और जो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां, उत्तर भारत की नदियों को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। जो उत्तर भारत की नदियां 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक तो सिंधु नदी, उस तो बहुत सारी नदियां उसमें एक साथ मिल जाएगा, इसीलिए हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। एक ऐसी जहां से निकलती है मानसरोवर झील के पास तक, और ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निकल कर चली आती है। पूरा भारत का मैप पढ़ चुके पहले ही, आपको जानकारी है। तो ब्रह्मपुत्र के साथ छोटी छोटी नदियां जुड़ती हैं यहाँ का, उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक बड़ी जो नदी ना, उसका नाम है गंगा नदी, बहुत सारी नदियां उसमें आगे जोड़ती है, इसे बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। तो ये बताओ, भारत के अंदर उत्तर भारत की जो नदियां, उनको कितने कितने भागों में बांट कर पढ़ सकते हो तुम? नंबर 1 बताया मैंने, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र है, तिब्बत के अंदर ना मानसरोवर झील के पास से निकलती है सिंधु नदी। अकेले ने, जब कोई नदी बहती है ना, अकेले नहीं बहती, पूरा का पूरा एक नदियों का जाल लेकर प्रवाहित होती है। समझ में आया बात? यार इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक ये सिंधु नदी है ना, और इसके बाद यहाँ नीचे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ उत्तरकाशी के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी निकलती, पहले तो उस भागीरथी के नाम से जानते हैं, और आगे जाकर ना उस गंगा के नाम से जानना स्टार्ट कर देते हैं जब अलकनंदा से मिलती है। तो जो गंगा नदी तंत्र है, ये भी बहुत बड़ा नदी तंत्र है, वृक्ष के जैसा दिखाई दे, वृक्षाकार इसका प्रतिरूप हो। कल भी पढ़ाया था कौन कौन था, कैसा प्रतिरूप हो। समझ में आया बात? या उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो आज मैं केवल आपको ये पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं समझा दूं कि मेंस के अंदर कौन कौन से पॉइंट लिखोगे तुम, क्योंकि मैं यहाँ से सवाल देने वाला हूँ। जहां तो मुझे, मैं हाँ बोलूंगा, पहले मुझे लगा कहाँ तो सवाल बनने वाला होगा। समझ में आई बात? और तुम मेन से क्वेश्चन में नजर रखना। उसके बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा तुम्हें, 10 मिनट का, देखो कोई क्वेश्चन आएगा, फटाफट फटाफट देखो कौन सा क्वेश्चन आया। साथ साथ एक्सपेरिमेंट चलने वाला। सुनो 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 सुनो, इधर देखो, सुनो। तो हिमालय की नदियां हैं, तो जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां ना, वे आज भी समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर पाई, और वे समुद्र तल को प्राप्त करना चाहती है, अग्रसर और उसकी ओर। समझ पाया क्या? उत्तर दक्षिण, दक्षिण भारत की जो नदियां, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ऐसा प्रायद्वीपीय जो भारत का नीचे पठार है, उसकी नदियां समुद्र तल प्राप्त कर लिया। आप बोलोगे यस, वहां की नदियों ने समुद्र तल प्राप्त कर लिया। उदाहरण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सुवर्णरेखा नदी, इंद्रावती। समझ में आ बात है? कितनी सारी नदी, पेरियार नदी, बहुत सारी नदियां यार, मांडवी नदी, बहुत सारी नदी जो दक्षिण भारत की, तुम्हें याद आ जा। ऐसे लिखोगे तो लिखने की कंटेंट की कमी नहीं है, मेन चीज है बच्चा क्वेश्चन नहीं देखता, दिक्कत वहां। पढ़ तो सब रहे, सबसे बेहतरीन पढ़ाई हो कम पढ़ना और याद कर लेना, सबसे बेहतरीन पढ़ाई आई हो। समझ में आया? चलो उसके बाद हिमालय नदियां सदाबहार नदियां कहलाती है। सदाबहार नदियां, इन्हें सदा निराएं भी बोलते हैं। सदा निराएं, सदा निरा, कौन सी निरा? सदा निराएं, सदा निराएं। हाँ, सदा नीरा का मतलब यही हो, इनके साल भर इनके अंदर जल चलता रहता। कभी देखी गंगा नदी सूख गई हो, यमुना नदी सूख गई हो, साल भर जल प्रवाहित होता है। इसे सदाबहार नदियां हैं जो उत्तर भारत की नदियां। दूसरी खास बात है, इनके अंदर जल कहां से आता है, इनका जल का स्रोत है क्या? इनके जल पास जल भी तो आता होगा। तो 2 स्रोत है इनके जल के। नंबर फर्स्ट, एक तो ग्लेशियर, एक वर्षा का जल। वर्षा से भी जल प्राप्त करती है, और दूसरे नंबर पर ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं नदियां। आए समझ में? वे ग्लेशियर पिघलते हैं और धीरे 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 वो पानी ना मैदानों की ओर बढ़ने लगता, ढाल से। आए समझ में? जहाँ उसकी गारंटी कम होती है, प्रवणता कम होने लगती है, धीरे 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 जहाँ उसकी स्लोप कम होने लगता है, उसकी ओर बढ़ने लगता हो जल। ग्लेशियर से टूट टूट कर धीरे धीरे तापमान जैसे बढ़ता रहता। ठीक, उसके बाद कितनी विशेषताएं होगी? 2। पहली, उत्तर भारत की जो नदियाँ ना, उत्तर भारत की नदियाँ बता रहा हूँ मैं, और नीचे दक्षिण भारत की नदियाँ बता रहा हूँ मैं। आया समझ में? और जो नीचे दक्षिण भारत की नदियाँ ना, अधिकांश जो नदियाँ दक्षिण भारत की, वे मौसमी नदियाँ, मौसमी। आया समझ में? बहुत, क्या तो मौसमी नदियाँ या कैसी झील से निकलने वाली होगी, दक्षिण भारत की नदियों का स्रोत है। ऐसे तुलना करके पढ़ा जाता। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए बच्चे के अंदर, लिखने की ऐसी कलाकारी होनी चाहिए। वो किसी भी टॉपिक को इतना अध्ययन कर रखा है, एक भी टॉपिक आ जाना, कुछ नहीं आता किसी भी, सब पता क्या करते हैं, लिखने की कला हो, और उसी गेम खेलते हैं उसके साथ बैठ कर पेपर में, और 20 के 20 क्वेश्चन कर आते हैं। हो ही नहीं सकता एग्जाम ना निकलना। समझ में? ये हो लिखने, अरे एक दिन में डेवलप नहीं होता, सालों लग जाते हैं, लिखते रहते हैं। समझ में आया बात? ये निकाल लो कि इससे रिलेटेड कुछ भी मिलेगा ना, कैसा भी मिलेगा, बस मुझे क्वेश्चन छाप दूंगी मैं तो। और ऐसे ही करते हैं सब। मैं बहुत सारे बच्चों को टोपरो कॉपी दे रहा था, जो उसको क्वेश्चन पूछा वो दिया ही नहीं, उससे संबंधित लिखा उसने। समझ में आया बात है? बोर्ड के पेपर में कैसे लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे। ठीक, बस टू द पॉइंट लिख दो तो अच्छी रैंक लग जा, टू द पॉइंट लिख दो। चलो, तो हिमालय नदी, जो हिमालय की नदियां ना, ये कुछ स्थला करते हैं। बताओ, जो हिमालय की नदियां, उनके जल का स्रोत क्या है? उनका जल आया कहाँ था? क्या तो ग्लेशियर से है? ऐसे समझ में? या फिर कहाँ से आया?
तो ऐसे लिखो कैसे, हिमालय से बहने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर तथा वर्षा का जल है। लिख दो नहीं लिख दो, लाइन निकाल निकाल कर, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन ये हिमालय से बहने वाली नदियाँ ना गजब उड़ाती है, गजब गजबे कर देती है। क्या कर देती है सब पता? जब ये चलना स्टार्ट करती है ना, ऐसे चलती है पहले तो, ऐसे ऐसे नहीं चलती, ऐसे भी चलती है नदी सच में। कंतारा पिक्चर में देखा किस तरह करो दिखाऊंगा एक बार, इन्हें कैसे टाइप पकड़ रखा है, ऐसे करोगे हड़े दल कंतारा मूवी में। तो जो हिमालय से बहने वाली नदियां ना, हिमालय से बहने वाली जो नदियां वे ना विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है। विभिन्न विभिन्न, पिपिन पिपिन नहीं, विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियां बनाती है। ऐसा समझो, बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाती है। आओ तुम समझाते हैं कौन सी स्थलाकृतियां। ये मैंने पहले भी चर्चाएं करी थी जब गंगा का मैदान पढ़ाया था, तुम समझ में आया बात या। लेकिन एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, देख लो कैसी स्थलाकृतियां बनाती है। आप लिखोगे, आप बोल लोगे जो दक्षिण भारत की नदियां ना वे विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां नहीं बनाती। समझ में आई बात या, ठीक। लेकिन उत्तर भारत की जो नदियां, क्यों? क्योंकि ऊपर ना उन्होंने अपनी नदी को काट कर भी गहरा नहीं करा। जिस दिन भी काट का गहरा कर देगी ना, ये समझ जाऊँ मैंने, फिर शांत तरीके से बहेगी, बिल्कुल जैसे मंदाकिनी नदी बहती है। समझ में बात है, शांत तरीके से बहना स्टार्ट करेगी जब मैं अपनी घाटी को काट कर गहरा कर चुकी होगी, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ ठंडी पड़ चुकी। समझ में आया बात या। अभी ये विभिन्न स्थलाकृतियां बनाएगी, कभी तो किसी पत्थरों को काट के इधर बिछा देगी, कभी से बिछा देगी, कभी से प्लान बना देगी। ऐसे समझ, उबड़ खबड़ पत्थर ऊपर दिखा देंगे, नदी नीचे चली जाएगी, 2 किलोमीटर बाद आगे जाके निकल जाएगी। लोग कहेंगे देखो भगवान की माया, यहाँ गायब होगी, वहाँ आएगी, वहाँ निकल गई नदी, वहीं पूजा पाठ चल रखी दबाएगा। हो रही है इस तरह, ठीक। गजब का प्रावधान है, बेवकूफन है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा दुनिया में। आ जाओ, तो स्थलाकृतियां बनाती है। नंबर फर्स्ट, जब नदी ग्लेशियर के पास से निकलती है और अपनी घाटी को काट कर बिल्कुल गहरा कर देती है और वी आकार की घाटी बनाती है। कैसे आकार की? वी आकार की घाटी, इसे हम आई आकार की घाटी बोलते हैं। ऊपर से देखो, अगर साइड से देखो तो वी आकार की घाटी दिखाई देगी, और ऊपर से देखो तो वी आकार की आई आकार की घाटी दिखाई देगी। ऐसे इस टाइम में आई है, ऐसा बचो, और ऐसा करके देखो तो पूरा का पूरा वी दिखाई देगा, वी शेप में। साइड से देखोगे तो वी आकार की घाटी दिखाई देगी, और ऊपर से देखोगे ना खड़े होकर तो आई आकार की घाटी दिखाई देगी, और ऐसा बह रही नदी। समझ में बात या। तो इसका मतलब है पहली जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां बनाती है, तो ये ना जो स्थलाकृति बनती है उस आई आकार की घाटी या वी आकार की घाटी को हम गार्ज कहते हैं। गार्ज, जैसे सिंधु नदी है नहीं है, सिंधु नदी इसने हाँ बुंजी नामक स्थान पर जब भारत के बाहर निकलती है, भारत के बाहर चिल्लास, यहाँ पर पाकिस्तान के पास बिल्कुल चिल्लास, स्थान का नाम है चिल्लास, और यहाँ ने बुंजी नामक स्थान पर इसने अपनी घाटी को काट को इतना गहरा कर दिया, ऊपर से देखने पर व्हाइट कलर का दिखाई दे, ऐसे लगा मानो दूध की नदियां बह रही हो। समझ में आया बात या। इसे हम आई आकार की घाटी या गार्ज कहते हैं। गार्ज याद रही, आई आकार की घाटी या गार्ज कहते हैं। और इसे ना जिस नाम से जानते हैं, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु गार्ज के नाम से जानते हैं, सिंधु गार्ज। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं, ठीक। तो नदी ना अपनी घाटी को काट कर गहरा करती रहती है और वी आकार का शेप बनाती है। साइड से देखने में वी आकार का शेप दिखता और ऊपर से देखने पर आई आकार का शेप दिखता। समझ में आई बात या। व्हाइट कलर का पानी बढ़ता दिखाई देगा, इसका मतलब उसने अपनी घाटी को काट काट कर समुद्र तल प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, कर चुकी। समझ में आया बात या। इसे हम बोलते हैं कि जो नदी ना उसने अपनी घाटी को काट कर गहरा कर लिया, एक जो स्थलाकृति बनाती है, ऐसे आकृति को हम बोलते हैं गार्ज। गार्ज के नाम से जानते हैं, आई आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। नदियाँ जैसे आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है तो ऐसा पानी चलता, उठ पानी का फिनाया नीचे, फिराया कूदता हुआ पानी जाएगा, नहीं आकृति दिखाई देगी। दूर से देखने पर ऐसा लगा कितना सुंदर लग रहा है, झरने से टाइप का, छोटा छोटा झरना सा, ऐसा लगा मानो सीढ़ियों पर से पानी गिर रहा हो। तो ऐसी आकृति का भी नाम रख दिया गया, उसे बोलते हैं छिप्रिकाएं। छिप्रिकाएं, याद रहेगी बात। उसके बाद जो नदियाँ ना, जब कठोर चट्टानें आई तो नदियाँ फिर ऐसा कूद जाती हैं, और जब कूद जाती है ना तो सुंदर सुंदर झरने का निर्माण होता है। जैसे नदियाँ ऐसा कूद गया और मैं झरने के बीच में ऐसा खड़ा हुआ नहा रहा। समझ में आया बात है। जरा तस्वीर से तू ऐसा नहा रहा मैं। समझ में आया बात है, सुना गाना। तो यहाँ झरना देखो, झरना इसे हम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात बता दो कौन सा? जोग जलप्रपात कहाँ सी? शरावती नदी बता कहाँ सी, कौन से राज्य में? कर्नाटक के अंदर। जोग जलप्रपात क्यों चाहिए? कितनी जोग जलप्रपात क्यों चाहिए? 260 मीटर। कितनी? चलो जाओ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बता दो कौन सा, चलो जाओ।
हाँ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पढ़ते हो? अमेरिका के अंदर। इससे सब बातें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज है। पता ही नहीं तुम्हें भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, सरस्वती नदी पर। यही तो पीछे का रीजन, और क्या है? पढ़ाई तो नहीं तो तुम्हारे जैसे सब ना IAS बन जा, IAS सब ना बन जा, जिसका कंटेंट याद होगा ना, दिमाग को पढ़ा होगा 24 घंटे, वो उसका खेल सारा का सारा। ये थोड़ा ही है, छोटी छोटी बातें। कई झील का नाम है ना, तो भारत सबसे बड़ी, सबसे छोटी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ऐसा समझ में आया बात? या कई पर्वत का नाम है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे छोटी, सबसे ऊंची, सब ये सब चीजें आती है। ये तो जनरल नॉलेज है, यही तो जनरल नॉलेज है। तो वैसे पता, जानकारी बतानी चाहिए। चलो जलप्रपात ही हो। चलो अब ये जलप्रपात आकृति भी आकृति बनी है, और जलप्रपात जहाँ जिस गहरे में खड्डे में गिरता है ना, आया समझ में, तो वहाँ काट काट कर उसे ना गहरा कर देता उस स्थान को। उसे हम अवन कुंड बोलते हैं। अवन कुंड, हमन कुंड नहीं, अवन कुंड, अवन कुंड, अवन कुंड भी कहते हैं, अवन कुंड भी कहते हैं। उसके बाद पता क्या होगा? ये ना नदी मिट्टी काटी लाकर इस स्थान पर लाके बिछा दी, मिट्टी काटी, यही देख रहे, मिट्टी काटी इस स्थान पर लाकर जब बिछा दी, मिट्टी काटी इस स्थान पर लाकर बिछा दी, इसे जहां भी मिट्टी है इस स्थान पर लाकर बिछा दी ना, इसे बोलते हैं जलोढ़ शंकु। और जब जलोढ़ शंकु ना, समझ में बात, यार नदी इसके नीचे से प्रवाहित होने लगती है, और जहां जो नीचे का क्षेत्र हो ना, उसे बोलते हैं भाबर क्षेत्र, भाबर। नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब नदी ने धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, ऐसे बढ़ जाती है नदी, तो पता क्या हो, नदी ऐसे बढ़नी स्टार्ट कर दो, मैदानी भागों में जाकर ना नदी ऐसे विसर्पण करना स्टार्ट कर देगी, विसर्पण करना ऐसे सांप की तरह। और एक टाइम ऐसा आएगा या और उधर चली जाएगी नदी, क्योंकि नदी का आकार धीरे धीरे मिट्टी टूटती रहे, साइड से टूटती रहती है। तो नदी मैंने जो एरोप्लेन में देखा था मैंने, ऐसा ना नदियाँ ऊपर झारखंड की जो नदियाँ, ये वाला भाग पीछे छूट जाएगा किसी दिन, नदी फिर इस रास्ते छोड़ कर भाग जाएगी, ये वाला भाग पीछे छूट जाएगा, इसमें पानी नहीं भर रहा है, पानी नहीं भर जाएगा इसमें। एक झील का निर्माण होगा, उसे बोलते हैं गोखुर झील। हाँ, नदी ऐसे गोखुर झील का निर्माण करती है। एक बार और समझ लो, देखो देखो किसी दिन ये वाला भाग पीछे छूट जाएगा, ये नदी ने फिर यहाँ तो बहने स्टार्ट कर देगी, ये वाला पीछे छूट चुका, ये पूरा जो भाग है ना, यहाँ झील बन चुकी होगी, ऐसी झील को हम गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील। ऐसा समझ में, नदियाँ ऐसे बहती है, क्योंकि नदी अपनी जो घाटी होती है ना, उसे काट काट कर चौड़ा करती रहती है और अपना स्थान पीछे छोड़ देती है। ठीक एक क्षेत्र जो साइड में डूब जाता है, ऐसे गोखुर झील का निर्माण होता है। ऐसी बहुत सारी झील है। सांबर झील का नाम सुना हुआ? सांबर झील का नाम, वो भी इस तरह बनी थी किसी जमाने में, समझ में। बहुत सारी झील है भारत के अंदर ऐसी, जब झील पढ़ाएंगे तभी तुम्हें बताएंगे। ऐसी झील को हम गोखुर झील कहते हैं, गोखुर। आया समझ में? ये उसके बाद फिर नदी ने उसके बाद तेजी के साथ विसर्पण करती है, सांप की तरह ऐसे चलती है नदी, ऐसे चलती है। तो ऐसे नहीं जाने की बिल्कुल सीधी नहीं, ऐसे जाएगी बिल्कुल। इसका ही मतलब होगा, अगर नदी ऐसे जा रही है ना, तो पक्की बात हो मैदान भाग में प्रवेश कर चुकी। हाँ समझ में, नदी बिल्कुल सीधी जाने की नहीं, ऐसे थोड़ा जाएगी नदी। वो जब तक, वो तो पता कब तक आगे, जब तक वो ढाल पे होगी। ऐसे समझ, जैसे मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगी ना, तो फिर वो ऐसे सांप की तरह रहेंगी, समझ गए। और एक दिन ऐसा होगा, उसको हाथ इतना उड़ चुका कि टूट के तरह होगा, समझ में आया बात। वो कौन सी झील होगी? गोखुर झील। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं मुझे? तो बताओ, जो हिमालय की नदियां वे विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, नहीं करती है? और जितना भी गाद निक्षेप आया समझ में, गाद, मिट्टी, धूल, कण, पत्थर, सब ने ये इस भाग में लाकर जमा कर देती है। जहाँ नदी का मुहाना हो, वहां भी एक नई आकृति बनती है, उसे बोलते हैं डेल्टा। डाल्टा नहीं, डेल्टा। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। इस तरह ये डायग्राम भी तुम्हें बनाना पड़ सकता आंसर के अंदर। मैं कैसा सवाल दूंगा, उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं बताइए, ये सवाल दूंगा मैं। समझ में आया बात है? अभी मैं दक्षिण भारत के बारे में बताऊंगा, तो दक्षिण भारत की नदियों को सवाल दूंगा, दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं बताइए। समझ में आया बात है? इनकी क्या विशेषताएं, वो देखना चाहता है कि तुमने पढ़ी नहीं है नदी वाला चैप्टर, और पता तो तुम्हें क्या पता, तो तुम क्या बोल लोगे? उत्तर भारत की नदियां विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे 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 गार्ज, स्टार्टिंग में गार्ज बनाती है, गार्ज एक पर वी प्रकार के आकार की घाटी होती है। चित्र बना दोगे सब कुछ समझ में आएगा उसकी, समझ में आया बात है? डायग्राम में बना दोगे सब चीज, इससे खेल समझ में आएगा, आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? उसके बाद इनकी खास बात पता क्या हो, इनका ना जो हिमालय की नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ ना, इनका अपवाहक क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा एरिया, अपना एरिया बढ़ाते चले जाएं।
लगातार अपना एरिया बढ़ाती चली जाएगी तो हिमालय की जो नदियाँ होंगी इनका अपवाहक क्षेत्र बड़ा होगा, बहने का क्षेत्र। ऐसे जो अपवाहक क्षेत्र है ना, इसे हम बेसिन भी बोलते हैं, बेसिन, थाला टाइप का। थाला टाइप का मतलब यहाँ तो मुख्य नदी बह रही है ऐसा। ऐसा मतलब एक नदी आई इसमें बह जुड़ेगी, एक नदी आई इसमें 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 जुड़ेगी, और ऐसे बह रही नदियाँ बीच में। ऐसा ये पूरा का पूरा एक गहरा भाग नहीं बन चुका, ऐसा टाइप का ऊपर से नदियाँ ऐसा थाला टाइप का, इसे बोलते हैं बेसिन। बेसिन याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत? चलो, तो हिमालय नदियों का जो अपवाहक क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है, हिमालय नदी का अपवाहक क्षेत्र। लेकिन हिमालय की नदी को ना अपने अध्ययन की सुविधा के लिहाज से 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। नंबर फर्स्ट सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये मैंने तुम्हें समझाया जो ऊपर, समझ में आया बात? या ठीक, ये नियम लिखने के, विशेषताओं में लिखने के, मैंने इसके बाद बस विशेषताएं यहाँ तक लिखनी। और तुम्हें लग रहा है ना हिमालय की जो नदियों की और क्या क्या विशेषताएं, सुनो हिमालय की नदियों की। एक तो मौसमी नदियाँ आप लिख सकते हैं, मौसमी नदियाँ और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ, ये जल प्राप्त जो करती है, समझ में आया बात? या और हिमालय से बहने वाली नदियों की खास बात हो, इनका जल बहुत ठंडा हो, समझ आई बात? या दक्षिण भारत की जल नदियों की अपेक्षा। तो ऐसे सोच को भी तो पॉइंट लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हम? क्योंकि हम दिमाग पर जोड़ नहीं डालना चाहते, कॉपी से बाहर नहीं निकलना चाहते, समझ में आया बात? या और दूसरे नंबर पर क्या खास बात होगी, ऊपर जो जल होगा वो पोल्यूटेंट कम होगा। ऊपर उत्तर भारत की नदियों के अंदर ना प्रदूषण की मात्रा कम पाई जा। आया समझ? जब तुम्हें पहाड़ों क्षेत्र तो निकलती है, जैसे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। हालांकि दक्षिण भारत की नदियाँ ना, जो दक्षिण भारत की नदियाँ वे ज़्यादा पोल्यूटेंट पाई जाएंगी, समझ आए? क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण हो चुका ना। ऐसे दिमाग को भी जोड़ डालना, दिमाग को जोड़ डालना चाहते नहीं, समझ में आ जाए? क्योंकि उन नदियों के आसपास औद्योगिकरण बढ़ चुका, और जहाँ बढ़ चुका है औद्योगिकरण तो वे नदियाँ ज़्यादा पोल्यूटेंट मिलेगी, क्योंकि गंदे नाले उसमें जाकर प्रवेश कर जाते हैं। जो अवसादे उत्तर भारत की नदियाँ लेकर आ गई ज़्यादा निक्षेप। क्यों? मैंने कहा नहीं तुम, क्योंकि उन्होंने अपना समुद्र तल प्राप्त नहीं करा अभी, इन्होंने प्राप्त कर लिया दक्षिण भारत की नदियों ने। तो जो ज़्यादा अवसाद कौन सी नदी लेकर आती है? ज़्यादा अवसाद उत्तर भारत की नदियाँ लेकर आती है, दक्षिण भारत की नहीं लेकर आने की। क्यों? उन्होंने समुद्र तल नहीं प्राप्त करा। ये कॉमन सेंस यूज कर कैसे सवाल आते हैं वहाँ, समझ में आया बात? या इतनी बात बता दो मुझे, समझ में आई? और बताओ उत्तर भारत की नदी पता क्या विशेषता? उनकी जल के अंदर न गुणवत्ता पाई जा, ये भी बताया तो मैंने तुम्हें, ज़्यादा शुद्ध गुणवत्ता पाई जा। उनके अंदर आर्सेनिक, क्रोमियम इनकी मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाए। दक्षिण भारत की नदियों में ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें, समझ में आया बात? या चलो और आगे आ जाओ। और क्या खास बात है, इनके जो जल हो ना, ऊपर वाला जो जल हो उसके अंदर खनिज की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाए, मिनरल्स जिसे बोलते हैं, इनके अंदर कम पाई जानी। दूसरे वाली जो नदियाँ हो दक्षिण भारत की नदियाँ, तुलना होगी एक प्रकार से। यार सवाल आया ना उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के अंदर, तो तुम आराम से लिख सकते हो 5-6 पॉइंट आराम से, और 10 नंबर का सवाल आओ सीधा इस तरह, ठीक? 5 पॉइंट उसके लिखा होगा, 5 पॉइंट उसके लिखा होगा। ये पूछेगा उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में तुलना करनी। जब उन्होंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियों की तुलना करवा दी ना, तो मुझे ऐसा डर है कि उत्तर भारत की नदियाँ दक्षिण भारत की नदियों की तुलना ना करवा दे। समझ में आया बात? या पर्सन लेके बैठे करो साथ में, देखते रहा करो, क्योंकि जो तुम तैयारी आज अभी इसी वक्त और सब्जेक्ट के साथ कर सको ना, वो कभी नहीं कर सकते, समझे? इतना मैं तुम्हारे अंदर अप्रोच डेवलप कर दूंगा कि तुम लिख चलते चलते भी लिख दोगे। यही तो मैं तुम्हें कला सिखा रहा हूँ लिखने की, कि तुम लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो, बस तुम थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। समझ में आई बात है? कंटेंट इतना डेवलप हो जाएगा कि कब तुम ना, आज तुमने पढ़ा था, 1 साल बाद भी जाकर लिखोगे ना, इधर तब भी लिख दोगे, कोई मतलब ही नहीं है। बिना कॉपी पढ़े लिख दोगे, इतना तुम रिविजन कर लेना और समझ पैदा कर लेनी अपनी, कि खुद भी लिख दोगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? और खास बात सुनो, उत्तर भारत की नदियाँ ना, ऐसे समझ में, उत्तर भारत की नदियाँ हो चाहे दक्षिण भारत की नदियाँ हो, इनमें एक समानता यह हो कि नदियों की वजह से ना हम किसी भी भूखंड का ना ढाल पता लगता, स्लोप की तरह उसका। समझ में आई बात है? जैसे उत्तर भारत की नदियाँ, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ इधर बहती है, तो ये पता चलता भारत का जो उत्तर भाग है ना, उत्तर का जो भाग है उसका ढाल ना पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ऐसे समझ, गंगा नदी इधर बहती है, उसकी सहायक नदियाँ इधर बहती है। ऐसे पता चलता कि जो भारत है ना, जो गंगा नदी तंत्र से देखने में पता लगता भारत का ढाल ना पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ऐसे समझ, इधर सिंधु वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ऐसे चली आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उससे पता चलता ढाल ना ऐसा उसका। समझ में आया बात? यार ऐसे ऊपर वाला भाग ढाल ऐसा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी तो आ रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही? समझ में आई बात है? तो इसका मतलब एक समानता हुई। या क्या समानता हुई? हो सकता है पेपर में कभी सवाल पूछ लो कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में समानता क्या होगी, या तो एक ही समानता हुई। तो इतना आग्रह होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए। समझ में आई बात? यार कि क्या क्या समानता हो, क्या क्या फीचर्स होंगे, तुम बता सको कि दोनों नदियों में क्या क्या समानता होगी। तो मैंने एक समानता बताई, चलो उत्तर भारत की नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में। इतना दिमाग लेके जाना, इस लेवल तक दिमाग लेके जाना। बताओ उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में क्या क्या समानता होगी?
नंबर फर्स्ट है तो भारत की नदियाँ, एक तो खास बात यही है। क्यों है नहीं भारत की नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियाँ हैं, तो क्या करोगे, कुछ लिखोगे, मैं तो उत्तर इस तरह लिखता, बेवकूफ़ बनाना उसका, खाली नहीं छोड़ना, यही तो हो, लिखते डर क्यों रहे, दोनों है नहीं भारत की नदियाँ, समानता, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। और बताओ, वे भी संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ये भी संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण। उत्तर भारत के लोग उनकी पूजा करते हैं, दक्षिण भारत के लोग इनकी पूजा करते हैं, संस्कृति के लिहाज महत्वपूर्ण, दूसरी समानता होगी। हाँ समझ, दोनों पर परियोजना बना सकते हैं, वहाँ भी हम प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ बिजली बना रहे पानी, तो यहाँ भी दक्षिण भारत में बिजली बना रहे। हाँ बिल्कुल, आया समझ में। तो ये किसी क्या, हाँ देख, महानदी डेल्टा नहीं बनाती, गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा नहीं बनाती, बनाती है उत्तर भारत की नदियाँ भी डेल्टा बनाती है, दक्षिण भारत की नदियाँ भी डेल्टा बनाती है। ऐसे दिमाग का यूज करना, आया समझ में। ठीक, ऐसे ऐसे कह देंगे, दोनों ऐसे बोल देंगे समानता में, ये भी जो उत्तर भारत की नदियाँ ये भी अपना निक्षेप जमा करती है, ये भी अपना निक्षेप जमा करती है, ये कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, खेल खत्म। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिखना कैसा, क्वेश्चन आ जाना, नदियों पर क्वेश्चन आया तो हाथ तक खाली नहीं जाना चाहिए, पैन यूँ नहीं कहना कि मुझे पढ़ाता नहीं, मेरी कॉपी में नहीं आता है, दिमाग का यूज करना और लिखते चले जाना, सैलो पेन लेके जाना, चलता ही जाए, समझ में आया। चलें और चलो, ये बताओ, जो उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं तो लिख दोगे, क्वेश्चन दूंगा मैं 10 लाइन लिखनी, 10 लाइन लिख दोगे, पक्की बात है, ठीक है, बना, लेकिन सही और सटीक लाइन लिखना, 10 लाइन हमें याद होनी चाहिए उत्तर भारत की नदियों के बारे में। हाँ समझ, कुछ अपना दिमाग भी सोच कर लगा कर लिखनी कि उत्तर भारत की नदियाँ क्या है, थोड़ा और सोच कर, क्यों देखो उत्तर भारत की नदियों का क्या है, आर्थिक महत्व नहीं है। हाँ समझ, आर्थिक महत्व क्या है, उत्तर भारत की नदियाँ ना, जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, ये उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में जो जल है, जल का उपयोग करके उनका कृषि पैदा होती है। ऐसा समझ, जैसे हमने यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाल रखी, देखो इसमें से सतलज नदी में से, तो उत्तर भारत की नदियों में था, तो ये राजस्थान के अंदर जो सूखा था, समझ में यही बात है, वो क्षेत्र हरा भरा नहीं होगा इंदिरा गांधी नहर की वजह से। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र इसके आसपास ही बने हुए, पनपे हुए। इतनी बात समझ में आ रही, ऐसा सोचना, अपना दिमाग इस तरह ब्रॉड करना तुम, ठीक। जिस दिन तुम इस तरह सोचना स्टार्ट कर दो ना, तो इस दिन तुम यूपीएससी के करीब जा रहे हो। नहीं तो मैं, अगर तुम कॉपी से बाहर नहीं निकलना चाहते और ऐसे ही बस बैठ के बस होगा काम, नहीं, यू आर नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दूर तो कोई इस तरह नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करना कि पढ़ रहे थे यहाँ से और लिख रहे हैं वहाँ से, समझ में आया बात, या पढ़ रहे हैं यहाँ, लिख रहे हैं वहाँ। जियोग्राफी का इकोनॉमिक्स में घुसा देगा, इकोनॉमिक्स का जियोग्राफी में घुसा देगा, वो यूपीएससी है। और ये तो हर बचपन तो सिखा दो ना, इस सब्जेक्ट उसमें लिख दिया, उसका इसमें लिख दिया। समझ में आया। और सुनो, दिख रहा कोई सवाल, आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट सुन लो। अब हिमालय, अब हो सकता है इसमें सीधा डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, हिमालय जो अपवह तंत्र, देखो हिमालय अपवह तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां, उसका जो अपवह तंत्र या नदी तंत्र भी है, तो अपवह तंत्र कह दो, अपवह तंत्र या नदी तंत्र। अपवह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, यानी ऐसे कह सकते हिमालय से निकलने वाली नदियों के तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, ऐसे भी कह सकते हो। समझ में, पेपर में सीधा सवाल पूछ लिया, हिमालय से निकलने वाली नदियों का, नदी तंत्र का वर्णन कीजिए, ऐसा सवाल पूछ लिया, तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा, नाम ही नहीं पता मुझे नहीं पता, मैं वैसे लिखो भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा, समझ में आते हैं, जलवायु शास्त्रियों के द्वारा, ऑटोमेटिक ताल में ताल लगाएगा, उसे क्या पता क्या हो रहा, कहीं एक अकेले बंदे थोड़ा ही काम करा होगा, बहुत सारे बंदों ने काम करा है, ठीक। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के आधार पर, हिमालय से निकलने वाली नदियों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हमें भी इस तरह ही अध्ययन करना, ठीक है। मैं जो लाइन निकाल कर लेगा ना, तुम्हारे काम की साबित होगी है, तुम्हारा दिमाग इसी हिसाब से संचालित होगा। अब सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम समझते हैं सिंधु नदी तंत्र क्या हो। सिंधु नदी तंत्र ना, सिंधु भी नदी होगी, उसकी सहायक नदियां, उसे मिलाकर जो तंत्र बनता होगा उसे बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। जब हम गंगा नदी तंत्र की बात करते हो ना, गंगा नदी तो ऐसे जा रही, गंगा नदी आई और ऐसे जा रही, उसमें वहां से आग, ये नदी वो नदी, ये नदी वो नदी, ये नदी वो नदी, ये नदी वो नदी, ऐसा समझ में दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। नींद आ रही क्या, कोई दिक्कत, नींद आ रही, ठंड लग रही,
कुछ नहीं कर सकता मैं, समझ में आया बात? है पढ़ना फिर भी पड़ेगा। तो ये बताओ, जो सिंधु नदी हो चाहे गंगा नदी होगी, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां होगी, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां होगी, उन तो मिलकर जो तंत्र बनता होगा उसे गंगा नदी तंत्र ही कहते होंगे। और ब्रह्मपुत्र होगी जो उसकी सहायक नदी होगी, उनसे मिलकर जो तंत्र बनता होगा उसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ही कहते होंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा स्टडी करना चाहिए? अब हम सिंधु नदी तंत्र ना, तो ये भी सवाल पूछा हुआ, इससे एक सवाल पक्का पूछना, जब भी तुम प्री का पेपर देने जाओगे ना, एक सवाल इससे जरूर पूछा जाना, तो चाहे कुछ भी पूछो, इतना लगातार पिछले 5 साल तक लगातार सवाल बना हुआ, चाहे पूछो कुछ, चाहे सिंधु जल समझौता पूछ लिया उसने, चाहे उसने पूछ लिया कि कौन सी नदी कहाँ मिल रही, इन्हें लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। आज मैंने कन्फ्यूजन ही दूर कर दिया, ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, कन्फ्यूजन ही दूर कर दिया। एक सवाल पक्का निकाल लगा, इस सिंधु नदी तंत्र तो हर साल निकाल रहे, एक सवाल इस साल भी दिखा दूंगा तुम, पक्का निकाल लगा, हर साल निकाल लगा। 2021 में सवाल पूछ रखा, 2022 में सवाल पूछा सिंधु जल समझौते पर, और 2021 में सवाल पूछ रखा पता किस पर, कौन कौन सी नदियां जो पहले ही मिल जा भारत के अंदर, समझना। 21 में पूछ रखा, देखो देख रखा है कौन कौन सी नदियां जो भारत में पहले से मिल जा, लिख रखा है, झेलम, चिनाब, रावी, सही आया समझ में? इस तरह करके सवाल, तो घबराओ मत, आ जाओ। क्या हो, मेंस का दिखा दिया? मेंस को किसी का सवाल, मेंस का नदियों का सवाल, मेंस का दिखा दिया? सोचो, नदियों का सवाल दिया, नदियों वाला कौन सा? अच्छा, सिंधु जल समझौते पर मेंस में सन बता, सन 2016 पर सवाल पूछा। उस टाइम पता क्यों पूछा? उस टाइम पर ना बहुत विवाद हुआ था। 2000 मोदी की सरकार आई थी, हमने सारे प्रोजेक्ट रोक रखे थे उनके, इसे चर्चा मत आयो। सिंधु जल समझौते, आ जाओ। तो इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब देखो यहाँ देख, ए याद करने नंबर आ लिया। अब जो सिंधु नदी तंत्र है ना, सिंधु नदी और जो पंचनद, सिंधु नदी तो यार ये निकली यहाँ तक, मानसरोवर झील से निकली सिंधु नदी, और ऐसे चली जम्मू कश्मीर में होते हुए ना, और यहाँ निकल के चली है पाकिस्तान में को, यहाँ पाकिस्तान पड़ता, ये सिंधु लिखा है SINDHU, सिंधु। और यहाँ ना अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर में गिर जाती है, कराची के पास, यहाँ साइड में कराची पड़ता, पाकिस्तान का शहर है, आया समझ में? सबसे सुंदर शहर है पाकिस्तान टू लाहौर, दिल्ली टू कराची। मूवी देखी? नहीं देखी? मैंने भी देखी। इधर देख लो, यहाँ क्या नाम है सिटी का? कराची के पास ना, यहाँ अपना डेल्टा बनाती है सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी कोई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी नदियों में काउंटिंग होती है। 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2880 किलोमीटर बड़ी नदियों में काउंटिंग होती है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है। जब मैं नदी की बात कर रहा ना, तो तुम मुझे बता, भारत की दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी। अच्छा, अब अमेजन नदी है, चलो मुझे बता दो, चलो नील नदी कहाँ से निकलती है? मान जाऊंगा तुम, हाँ कहाँ से निकलती है? अफ्रीका में कहाँ, कौन से स्थान से निकलती है? ये जो मैंने भैया UPSC हो, समझ में आया बात? ये तो सबको बता, नील नदी सबसे बड़ी। नील नदी कहाँ से निकलती है, कौन से स्थान था? अफ्रीका में पढ़ाया था मैं, अफ्रीका मैप पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, बताओ बस। टंगनी का झील था, समझ में आया बात? ये पढ़ते हैं, मैं क्यों नहीं बोलता? बता दो, नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? ट्यूशन का टाइम है, बताओ। नील नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? मिस्र में, आया समझ में? नील नदी, हाँ, उसके वहीं से सुएज नहर गुजारी गई, समझ में आया बात? या वहाँ कौन सा सागर बता सकते हो? लाल सागर। कौन सा? लाल सागर। चलो ये बताओ, दुनिया की सबसे, इसके रास्ते में जो नील नदी के रास्ते में जो झील पढ़ो, कौन कौन सी झील पढ़ो? इस साल 2021 में सवाल पूछा हुआ, 2022 में सवाल पूछा UPSC ने, उसके रास्ते में जो झील थी सूख रही, एंत नाम मनो उसका, 2022 में सवाल पूछा, जाकर देखने ना, समझ में आया बात? यार ऐसे हार्ड सवाल नहीं पूछता वो, छोटे छोटे सवाल पूछे, मैपिंग बेस्ड सवाल पूछे जियोग्राफी के। आजकल जो पेपर, मलावी झील यहाँ रखी, मलावी झील पागल हो गई तो। चलो रहने दो, आ जाओ। याद रहेगी सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? कहाँ से निकलती है? टंकनी का झील था। आज मैं, टंकनी का झील कहाँ पड़ती है? अफ्रीका के कौन से देश में पड़ती है? तो बताना चाहिए। तंजानिया में पड़ती है। आज समझ में, वहाँ एक सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम बता दो मुझे, तंजानिया की, ठीक? तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो। ये पढ़ रहेगा तुम मैप, ये UPSC वाले बाबा हो, कुछ भी बोलो, कहीं तो भी कुछ भी निकालो। हाँ, किलिमंजारो, ऐसे समझो। बर्फ, वहाँ सर्दियों में बर्फ पड़ती है, गर्मियों में भी, समझ नहीं, विश्व रेखा के पास होते हुए भी। हाँ, मैंने पढ़ा रखा ना सर,
ये पढ़ना ही नहीं है, क्या करो बताओ क्या करो। आ जाओ, सिंधु नदी। अच्छा सिंधु नदी का ना, सिंधु नदी और ये पंचनद, सिंधु नदी तो ये खुद बह रही है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसकी पंचनद, 5 नदियां समय का मिलती है, उसको पंचनद कहते हैं। अगर पूछे ना कौन सा पंचनद का हिस्सा नहीं है, तो सिंधु नदी खुद ही नहीं है पंचनद का हिस्सा। आए समझ में, पंचनद का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है, ये तो सिंधु नदी। आए समझ में, ये 5 जो नदियां ना इसका खुद का हिस्सा ही नहीं है, ये 5 नदियां हैं इसकी। और 5 नदी का तो नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इनका मैं तुम्हें बताऊंगा कहां से निकलती है। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक का नाम पहले देख लो। 5 जो सिंधु नदी तंत्र में तुम्हें पढ़ाने वाला हो रहा है, पहले मैं इनके नाम बता दूं। ये जो यहाँ से निकली ना मानसरोवर झील के पास था, ये तिब्बत है तुम्हारा, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील है, उसके ऊपर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है गोखुरचू ग्लेशियर। गोखुरचू ग्लेशियर, इसके नीचे डायरेक्ट मानसरोवर झील, देखो नीले कलर की बनाई गई मानसरोवर झील, इसके पास से निकली सिंधु नदी, निकली यहाँ लिखा हुआ सिंगी खम्बान। ये सिंधु नदी का नाम है, तिब्बत वाले लोग सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं सर। और सिंगी खम्बान का हिंदी में मतलब वो शेरमुख, आया समझ। इसीलिए लोग कहते हैं भी सारा का सारा पानी सिंधु नदी में शेर के मुंह से आ रहा है नहीं। हाँ जी, ऐ क्या हो, आ गया अपने घर, ऐसे सिंगी खम्बान तो ये हो शेरमुख। अगर चली तुम बता सकते हो सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में जाती है भारत के अंदर? लद्दाख श्रेणी ऊपर है, जास्कर श्रेणी ऊपर है, आज उनके दोनों के बीच में निकलते हुए यहाँ इस भाग में चली जाती है, इसे हम सिंधु नदी कहते हैं। 2880 मीटर लंबाई है इसकी, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर लंबाई है, दुनिया की बड़ी नदियों में जानी जाती है, आया समझो। लेकिन सिंधु नदी को नाम पहले प्राचीन काल में, हो सकता है भविष्य में इसका नाम, भविष्य में इसका नाम पूछ लो, प्राचीन नाम बताओ उसका, तो सिंधु नदी को ना प्राचीन नाम इंडस था, इंडस, याद रहेगी बात। क्या तिब्बत वाले किस नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान। चलो बताओ सिंह भूमि कहाँ पड़ती है? झारखंड में। क्यों फेमस है वह? अच्छा सोना कहाँ पाया जा, और कोलार के खाना पाया जा, और एक कर्नाटक के अंदर है रायचूर, ये बहुत फेमस है, आंध्र प्रदेश है। चलो देख लो, चलो पता लग गया सिंधु नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कौन से ग्लेशियर के पास है? बोखुरचू ग्लेशियर, उसके नीचे कौन सी झील पड़ती है? मानसरोवर झील। कहां पड़ती है? तिब्बत के अंदर। तिब्बत क्या है? चाइना के अधिकृत एक देश है, उस पर चाइना का अधिकार है, कब्जा उस पर। समझ में आया बात? या ठीक, तो यहां से निकलती है। और यहाँ ये नीली कलर दिखाई दे रही है ना, इसका नाम है कैलाश मानसरोवर श्रेणी या पर्वत श्रेणी, कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 1114 किलोमीटर तो भारत के अंदर पड़ती है, 1114 किलोमीटर। यहाँ और किसी कौन सी आ रही? आ तो नहीं, तुझे क्यों आ रही? क्या समझ में? जोक जाक चल रहे हैं। टोटल लंबाई कितनी इसकी? 2880 किलोमीटर। और यहाँ तक यहाँ तक की जो भारत के अंदर लंबाई पड़ती है ना इसकी, यह पड़ती है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, ये भारत के अंदर इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अब मुझे बता दो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? देखो मानसरोवर झील से। जो ग्लेशियर उसके पास है, उसके दक्षिण में पड़ती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है। अब इसे ना जो सिंधु नदी, इसे तिब्बत के अंदर ना सिंगी खम्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। ये तिब्बती भाषा का नाम है और इसे हिंदी में शेरमुख कहते हैं, शेरमुख। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। और जो सिंधु नदी है ना, चलो ठीक है, सिंधु नदी का पुराना नाम। अब जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, इनका नाम याद करवाना जा रहा हूँ, एक एक बच्चे तक पूछूंगा। पुराना नाम भी बताना चाहिए और ऊपर तक क्रम भी बताना चाहिए, ऊपर तक क्रम भी, क्योंकि इनके क्रम को लेकर सवाल पूछा हुआ, और तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे क्रम फोड़ दूंगा मैं, देख लो। ऊपर से देखो, यहाँ इस स्थान से नदी के लिए स्थान का नाम भी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, बस इसका नाम याद करो नदी का। झेलम, चिनाब। झेलम को इस तरह बनाना वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने लगती चाहिए। आज समझ में, झेलम को इस तरह बनाना कि वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो झेलम हुई, फिर कौन ऐसे आई? चिनाब, फिर कौन सी? तो नाम याद करो, सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद कर ले, सिंधु,
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। याद रखोगे, इन्हें बोलते हैं पंचनद। तो सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा है? हाँ, कौन कहा? 5 नदी अलग है। मैंने कहा सिंधु नदी अलग है, पंचनद अलग है। 5 नदी आती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ देखो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब जो तुमसे क्या पूछा, कोई परीक्षाओं में जब भी टेस्ट सीरीज लगाओगे उसमें भी इन नदियों का नाम, पुराना नाम जरूर पूछता कि झेलम का पुराना नाम क्या था। सिंधु का बता दिया मैंने। तो झेलम का पुराना नाम था वितस्ता, वितस्ता, मामजिस्तानी वितस्ता। आया समझ? उसके बाद चिनाब, अस्कनी, आस्किनी, अस्कनी, और फिर आस्की, अस्कनी, यक्षनी नहीं अक्षनी। उसके बाद रावी, रावी बोलते हैं पुरसेणी, कमीनी नहीं, पुरसेणी, पुरसेणी। उसके बाद यो क्या है, ब्यास, ब्यास का नाम है विपासा। ये तो याद हो जाएगा, व्यात ब्यास, व्यात विपासा, ठीक। विपासा, सतलज, सतलज का नाम सतुद्री। तो दोनों नीचे याद हो गए, व्यास का विपासा, व्यास का सतलज का सतुद्री। दोनों जो नीचे के याद हुए ना, वही कभी नहीं पूछता पेपर में, उन्हें पता नहीं तो पता है, ये इनके याद हो जा। ऊपर के चिनाब का नाम पूछे बार बार, चिनाब का, चिनाब का नाम है अस्कनी, अस्कनी। अच्छा, उसका रावी का नाम बताओ, रावी का पुरसेणी, कमीनी नहीं, पुरसेणी। अच्छा, झेलम का होता है, झेलम का वितस्ता, मामजिस्ता, फिर कौन मामजिस्ता, वितस्ता। याद रहेगी बात है। अच्छा, नहीं बताओ, जो सिंधु नदी है वो पंचनद का हिस्सा है? नहीं है। अच्छा, वहां ऊपर में देखो ना, यहाँ नहीं देखना बिल्कुल भी। अब तुम्हें ना ऊपर से लेकर नीचे तक 5 की 5 नदियों के पुराने नाम बोलने। चलो, झेलम का नाम बताओ, चिनाब का अस्कनी, इसका अभ्यास का विपासा, इसका नाम सतूस ले रही। सहतूस खाई किसी ने? सहतूस आए, मैंने भी खाया इस तरह। मेरे वो बाग का मालिक भाग गया था। चलो चुप हो जाओ। तो इनके नाम याद हो गए, पक्की बात है। लेकिन वो इतना कमीना पड़ा ना उसके अंदर, ये पहले ही पूछ चुका हो, और जो पूछ चुका ना अब नहीं पूछता। आए समझ में? ये तो कई बार पूछ ले लो पीछे पेपर में, समझ में बात। पीसीएस से पूछेगा, पीसीएस में भगवान मार मत, यहाँ भी पीसीएस में। लेकिन यूपीएससी हर साल अलग ही स्टेटस का क्वेश्चन निकाल रहा। वो देखना चाहे वो कितनी गहराई से देखा था रे। उसने पता क्या पूछा? अब देखो क्या पूछा उसने, इसमें से कौन कौन सी नदियां, इसमें से कौन कौन सी नदियां 2021 में जो भारत में मिल जा रही, जो भारत में मिल जा रही है, और कौन सी ऐसी जो पाकिस्तान में मिल रही। देख लो, व्यास, सतलज, इन दोनों का जो संगम हो रहा है ना, हरि के बेराज नामक स्थान पर हो रहा है, ये भारत में मिल रही, बाकी सारी पाकिस्तान में मिल ली जाएगा। बाकी देखो, ब्यास हुआ, सतलज हुआ, ये दोनों कहाँ मिल रही? हरि के बेराज में, भारत में। बाकी 2021 का सवाल है वगैरह, कौन कौन सी नदियां भारत के अंदर मिल रही। और ये तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में ये लिखा हुआ, पूरा सेम मैप बना हुआ पूरा जगह। तो एनसीईआरटी तो बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी, समझ में बात है। इतना हार्ड नहीं पूछता, पीजी में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, मैप बेसिक क्वेश्चन सारे सारे, एडवांस क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो हरि के बेराज नामक स्थान पर देखो, व्यास और जो सतलज है ना, यही मिल जाते हैं। अच्छा, व्यास का नाम बताया मैंने पुराना भी, विपासा। सतलज का, अच्छा इसका नाम बताया, रावी का पुरसेणी, फिर कमीनी, पुरसेणी। चिनाब का आस्की नहीं, अस्कनी। अच्छा, आस्की तो याद हो जाएगा, ऐसा समझ लो। झेलम का नाम, झेलम का वितस्ता, विसस्ता नहीं, वितस्ता। नींद चढ़ रही है, मुंह भी धो लेती हो। चलिए उठ कर तो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? लेकिन समस्या पता कहाँ हो, पेंच पता कहाँ फंसा? पेंच फंसा जब तुमसे नहीं पूछ रहा ना, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, उस स्थान का नाम बताओ। आया समझ में? उसके बाद जो सिंधु नदी है किस स्थान से निकलती है, उस स्थान का नाम बताना, उसकी विशेषता बतानी है स्थान की। ये बहुत झंझट है। इसलिए मैं झंझट को खत्म करने के लिए एक सुंदर सा डायग्राम बनाया। आया समझ में? ये क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जा, मैप में देख कर भी कन्फ्यूज हो जा इसमें। इसलिए तुम्हें अच्छा फंडा तो तुम ऐसे लिख दे, एक तरफ तुमने नदियाँ लिख ली, एक तरफ स्रोत लिख दिया कि नदी निकली कहाँ तक, उसके बाद वो स्थान है कहाँ, ये जो स्थान है, जो स्रोत है, वो है कहाँ से, तो झंझटी खत्म कर दिया। जाओ सिंधु नदी, देखो बाबू बाबू इधर देखो, सिंधु नदी, यारी सिंधु नदी निकलनी नहीं, सिंधु कहाँ से निकलनी? मानसरोवर झील से।
तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। अब सवाल है मानसरोवर झील पड़ती कहाँ से है? तिब्बत में। अच्छा रहा यार इस तरह कंफ्यूजन होने के। अब देखो झेलम नदी, झेलम 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 यारी झेलम झेलम, और झेलम शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील। और शेषनाग झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में। ये सवाल कई बार पूछा हुआ, शेषनाग झील कहाँ पड़ती है? कौन सा? कोई शेषनाग झील को कभी बेरीनाग झील भी दिखा था? हाँ, तो शेषनाग झील तो ज्यादातर जो पेपर क्वेश्चन शेषनाग और बेरीनाग ऑप्शन के हिसाब से टच करना पड़ेगा, कभी दोनों ऑप्शन नहीं देने का। अगर दिया ना तो गलत ही कर देगा। अच्छा बेरीनाग लिखा हुआ, तो बेरीनाग शेषनाग दोनों एक ही चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेरीनाग लिख लियो या शेषनाग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, सुन लो, जम्मू एंड कश्मीर में बेरीनाग झील पड़ती है, मैंने पहले भी लिखवाया था। उसके बाद चिनाब है ना, चिनाब, चिनाब नदी याद रखो, चिनाब नदी, चिनाब नदी निकलती है हमारी बारालाचा दर्रे तक, पढ़ा था मैंने, बारालाचा दर्रा, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रा, याद कर लो, अभी सुनूंगा, आज समझ में, अभी मारूंगा, याद रखना बात। या उसके बाद चिनाब नदी कहां से निकलती है? चिनाब नदी बारालाचा दर्रा, कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद रावी नदी, रावी दिख रही है, रावी नदी, रावी ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जिस स्थान से निकलती है ना उसका नाम है रोहतांग दर्रा। अब मुझे तुम बता दो बारालाचा दर्रा ये कौन सी पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ये बता दो मुझे बस। आ जाओ। तो चिनाब नदी ना वो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पड़ता। उसके बाद जो चिनाब वो रावी नदी वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता। या रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, यहाँ रोहतांग दर्रा। चिनाब नदी बताइए कहां से निकलती है? चिनाब नदी बताया, बारालाचा दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ता? धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। सब चीज पता होनी चाहिए, पीछे का एक एक चीज रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, ये तो एग्जाम तुम्हारे काम करनी है, छोड़कर भाग जाओ इसे, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, तुम्हारा समय ले लगा 3-4 साल, मजाक नहीं कर रहा, मगर तुम याद करने वाले नहीं है। समझ में आया बात? है अगर याद करने वाले हो साथ साथ में, जब अगर झील ही पड़ी तो सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे छोटी झील कौन सी, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी, छोटे पानी की झील कौन? तो इंसान बमी नहीं बना लो दिमाग की, ऐसी तैसी कर लो अपने दिमाग की। समझ में आया बात? या बैठे बैठे जलप्रपाती पढ़े, जलप्रपाती सोचना स्टार्ट कर देगा। खान सोच, सोने का नाम आया ना, सोने का, तो उससे पता रहा वेस्ट में सोने खान कौन सी, भारत में कौन सी सोने खान का फेमस जगह कौन सी। अगर उन्होंने सोने तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या लाभ होगा, तो जुबान पर रटे पड़ा रहा है, ये लाभ होगा इसका, ऐसा चाहिए क्या? अभी बता, चलो जाओ। रावी कहां से निकलती है? रावी रोहतांग दर्रे से। ब्यास कहां से निकलती है? ब्यास, ब्यास निकलती है ब्यास कुंड तक। ब्यास कुंड कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रख सकते हो तीनों हिमाचल प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर, एक तिब्बत में। आज समझ लास्ट वाला तिब्बत में देखो, जो सतलज नदी ना ये निकलती है रोकस ताल तक, इसे रोकस झील भी बोलते हैं, राकस झील, ताल का मतलब झील ही हो, आज राकस ताल, राकस ताल झील, आज समझ, राकस ताल कह दो, राकस झील कह दो। और कुछ किताबों में अलग सा भी नाम टाइप का नाम होगा, तो राक्षस ताल भी लिखा हुआ, हाँ जो, लेकिन सही नाम है राकस ताल। समझ में आया? तो इसे सतलज नदी, इसे यह सतलज नदी ऐसे निकलती है। अब तुम मुझे एक सवाल बता दो, जो सतलज नदी है, सतलज नदी मुझे यूं बता दो, इसे कौन से स्थान पे यहाँ प्रवेश करती है? वो दर्रा का क्या नाम है? कौन सा दर्रा पड़ गया है क्या? सीप किला दर्रा। अब सीप किला दर्रा कहाँ पड़ता है ये बता दो मुझे। बताओ, महान पक्का? अच्छा, अब मुझे बता दो कि जो सतलज नदी, ठीक है, अच्छा हाँ रोहतांग दर्रे से बताओ चले, ठीक। अब एक काम करो, ये सारे स्थान याद कर लो, इनके स्रोत याद कर लो और स्थान याद कर लो। अभी सुनो हमें कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, और वहाँ मैप में देख कर मैं ऐसा हट जाऊँगा, एक करके पूछूंगा। अभी याद कर लो फटाफट, 2 मिनट तुम्हारे पास, चलो चलो जाओ। देखो 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 और सुनो, सिंधु जल नदी तंत्र जो, ये सुन लो। अब अभी हम सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी पढ़ेंगे। झेलम नदी के आसपास की जितनी विशेषता सारी पढ़ लेंगे। पहले हम सिंधु नदी पढ़ रहे, सिंधु नदी के आसपास की क्या क्या विशेषता वो हमने पढ़ लिया। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, किस स्थान से निकलती है, तिब्बत में क्या कहते हैं उसे, यही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ? सतलज नदी,
ये राबी, ब्यास, रावी हो, चिनाब हुआ, झेलम हुआ। ठीक, अभी एक एक करके विशेषता पढ़ेंगे हम। अभी देखेंगे सबसे ज्यादा सिंधु नदी के अंदर जो जल गिरा रही नदी वो कौन सी, वो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अभी मैं सिंधु नदी के बारे में केवल पढ़ा रहा हूँ तुम। किसके बारे में? अभी मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ, अभी पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें एक चीज और, एक समझौता हुआ था, देखो ठीक, एक समझौता हुआ था, उसका नाम था सिंधु जल समझौता। सिंधु 2022 में सवाल पूछा है, सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता ये हुआ था 1960 में, हुआ था 1960 में, 1960 में हुआ था। उस टाइम में भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान। ये था ना, जनरल अयूब खान। तो दो प्रधानमंत्री थे, इनके बीच में समझौता हुआ। और ये पता किसकी मदद से हुआ? विश्व बैंक की मदद से। और ये सवाल पूछा हुआ सवाल पेपर में, विश्व बैंक की मदद से हुआ है। ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, सुन लो ध्यान से, सुनूंगा तुमसे क्या बताया। इसमें कहा गया कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, एक तो सिंधु हुई, एक हुई झेलम, एक हुई चिनाब, इनका जो जल है, इनका जो 80% पानी वो तो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% हम यूज करेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, आया समझ में। उसके बाद जो रावी है, ब्यास और सतलज, इसका 80% का जल का उपयोग हम करेंगे और 20% करेगा पाकिस्तान। इस समझौते में ये कहा गया था, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। आज हम सारा पानी पहले ही रोक लो, बांध बनाएगा और इन्हें परेशान करो जा बार बार, हम अदेव पानी, अदेव तो ये पानी हम देंगे तो पानी। आया समझ में। तो क्या इस समझौते में क्या लिखा गया था? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960। किसकी मदद तो हुआ था? विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। और ये वर्ल्ड बैंक वाले ना, ये बार बार शिकायत करते रहो पाकिस्तान वाले यहाँ से, इसमें जाकर ये वर्ल्ड बैंक वाले बता यहाँ आते हैं और प्रोजेक्ट को हमारे यहाँ देरी कर देते हैं बनने में। समझ में आई बात है, जिस कारण हमारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, बहुत देर हो जाती है उनमें बनने में। ये विश्व बैंक वाले उनका दर आता है यहाँ से भारत के अंदर और छानबीन करता है, छानबीन करने में हमारे प्रोजेक्ट को रुकवा देता है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है आज भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए। मजाक नहीं कर रहा मैं इस तरह। तो जो विश्व बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक की मदद से हमारे पाकिस्तान के और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था। ये हुआ था कब? 1960 में हुआ था। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ ना, नदियों के अंदर जल, भाई जल का उपयोग हम भी करेंगे, मैं भी करेंगे। यूं यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर केवल भारत का ही अधिकार है। ये गलत बात है ना, एक अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि ऊपर की जो 3 नदियाँ ना, उसके 80% जल का उपयोग तो पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग हम करेंगे। आया समझ। ज़्यादा पानी ना सिंधु, झेलम और चिनाब का जो ज़्यादा पानी होगा वो पाकिस्तान के पास होगा, और जो रावी और जो ब्यास और सतलज होगी ना, उसका जो ज़्यादा पानी होगा वो भारत के पास होगा। ये सिंधु जल समझौते में कहा गया था। इतना ही तुम्हें पढ़ना, समझ में आया बात है। इसका ये जो पाकिस्तान वाले ना, इसका कहते हैं कि भारत ना जो 1960 में जो समझौता करा था हमारे साथ, भारत इसका बार बार उल्लंघन करता रहता। ये हम पर आरोप लगाते हैं इस बात का कि आप ना जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका आप बार बार उल्लंघन करते हो। ये एग्रीमेंट हो रखा है ना, एग्रीमेंट समझौता हो एक प्रकार का, उसके लिए लीगल कार्रवाई हो सके। तो फिर क्या होता है? विश्व बैंक में जाते हैं और विश्व बैंक की मदद तो हुआ था। विश्व बैंक का दल आता है यहाँ, छानबीन करता है और हमारे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है और बहुत देर में बनकर तैयार हो प्रोजेक्ट, हमारी परियोजनाएं रुक जाती है। समझ में आ बात है? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सिंधु जल समझौता इतना भी लिखना, तुम कुछ नहीं छोड़ना, वीडियो में तो सब लिखना एक एक चीज। और सुनो तो याद रहेगी बात। या कौन कौन सी नदियों के जल का उपयोग कितने % कौन करेगा? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इसके 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन करेगा? भारत। उसके बाद जो नीचे रावी, ब्यास, सतलज, 80% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान, इसके पानी का। समझ में आ बात? या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसकी बात और सुनो। ये तो सिंधु नदी हुई है। अब हम सिंधु जल समझौता भी हो चुका। अब हम समझने वाले जो सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? क्या इस तो ऊपर में कोई आज नदी आकर मिला? फिर हम एक एक करके पढ़ाऊंगा। झेलम की नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर चिनाब के बारे में, फिर रावी के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर ब्यास के बारे में, फिर सतलज के बारे में, जब सिंधु नदी तंत्र जब खत्म होगा। समझ रहे? इतनी गहराई से पढ़ना होगा। ठीक, तो मैं अभी सिंधु नदी के तंत्र के बारे में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। अब मैं सिंधु नदी तंत्र की तुम्हें कुछ सहायक नदियाँ बताने जा रहा हूँ, इधर से भी, ऊपर से भी, और जो नीचे से में जाकर मिलती है। क्योंकि एक नदी कभी अकेले नहीं बहती, उसमें सैकड़ों नदियाँ मिल जाती है आपस में आकर। समझ में आया? तुम सिंधु नदी को कुछ सहायक नदियाँ बताने जा रहा हूँ और तुम कॉपी में हेडिंग बनाना सिंधु नदी की सहायक नदी है। हाँ, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देख लो। सिंधु नदी बताओ तुम्हें कहाँ से निकली थी? सिंधु नदी देख लो कहाँ से निकल रही थी। मानसरोवर झील था। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत के अंदर। अच्छा, तिब्बत के अंदर। इसी बता दो, इस सिंधु नदी को क्या कहते हैं? सिंगी खम्मान। अभी बता दो मुझे, भारत के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी नीचे पड़ती है और लद्दाख पर्वत श्रेणी ऊपर पड़ती है। ऐसे ही तो इसके यहाँ एक किनारे एक शहर भी बसा हुआ, लेह बसा हुआ।
लेह शहर बसा हुआ। और लेह शहर ना खास बात है ये ना सबसे सूखा ना, सबसे मतलब ठंडा स्थान और सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान भारत के अंदर। मतलब पढ़ाया था नहीं, पढ़ाया था मैंने, सबसे ऊंचा स्थान है लेह। और उसकी खास बात ये भी है लेह की, क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान उत्तर भारत में है, नहीं है, सबसे कम भारत का ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे, इसलिए ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो, सबसे मानसीराम, कौन सी पहाड़ी पढ़ो, गारो खासी जानते हैं, गारो पर खासी पर, ढंग से देख लो जाए काफी में, खासी पर पढ़ो। हाँ, उसके बाद चेरापूंजी, वहीं तो पढ़ा चेरापूंजी, ठीक, कोई बात नहीं। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, ये खास बात है, जो कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ लेह शहर है। समझ में आ बात यार, लेह में वर्षा ही नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक। और सुनो, अब सवाल है, ऊपर तो कुछ नदियां मिलती है इसमें, सिंधु नदी में नीचे तो कुछ नदियां मिलती हैं, लेकिन ज्यादा नदियां उत्तर तो मिलती है। और नदियों के नाम याद करवाने जा रहा हूँ, तुम कोई सा पूछ सका, एक पूछा हुआ 2021 में, देख लेना चेक करके भी 2021 में पूछा हुआ, अभी पहले पढ़ लो सर। यहाँ था गलवान घाटिया, जो गलवान घाटी, गलवान नदी ना, गलवान नदी, इसे लेकर विवाद, इसे लेकर विवाद है, गलवान घाटी ना, आया समझ में, LIC का विवाद है वहां से, वे कहते हैं इसे एरिया पूरा का पूरा जो गलवान नदी है, ओक्साई चीन बोलते हैं सर, ओक्साई चीन बोलते हैं। यहाँ तो ऊपर साइड श्योक नदी, सबसे पहले जो सिंधु नदी में जो सहायक नदी ना इसकी, वह श्योक नदी, भारत के अंदर बता रहा हूँ मैं, जो उत्तर से नदी है सबसे पहले श्योक नदी इसमें मिलती है, उत्तर की तरफ साग। फिर एक साइड एक नदी और आती है ऊपर उत्तर, उसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी ना, ये नुब्रा नदी की घाटी है, नुब्रा नदी घाटी है, सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ती है, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में यहीं पड़ती है, सियाचिन ग्लेशियर इसके उत्तर में नुब्रा नदी के, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में इसके। उसके बाद है बुंजा नदी, बुंजा, फिर है सिगार, गिलगित, गोमल, याद कर लो। सबसे पहले नदी कौन सी, श्योक नदी, श्योक नदी की जो सहायक नदी उसका नाम क्या, गलवान नदी, गलवान नदी। और गलवान नदी जिस घाटी में है उसे बोलो गलवान घाटी, तो ये इसका नाम क्या, श्योक नदी, नुब्रा नदी, बुंजा नदी, सिगार नदी, गिलगित नदी, गोमल नदी, याद रहेगी बात। या एक नदी इसमें बीच में से नीचे मिलती है, सिगार और बुंजा के बीच में, उसका नाम है द्रास नदी, द्रास, ये द्रास नदी जो बीच में से होकर मिलती है, याद रहेगी बात है, याद करो, श्योक नदी, नुब्रा नदी, बुंजा नदी, सिगार नदी, गिलगित नदी, गोमल नदी, याद रहेगी। किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की, अरे सिंधु नदी हमारी, SINDHU, सिंधु, याद रहेगी। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, समझ में आया बात यार। नुब्रा नदी ना, नुब्रा नदी घाटी सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में पड़ती है, समझ में आया बात यार। नुब्रा नदी घाटी सियाचिन ग्लेशियर ने उसके उत्तर में फैला, उत्तर में। और 2021 का सवाल है, पूछा हुआ सबसे लास्ट में ये सवाल था। ये कौन सी नदी जो नीचे से मिलती है, जो नीचे से मिलती है उसका नाम है द्रास नदी, द्रास। इनसे बहुत ही कम केस होगा, सवाल पूछेगा इनसे, नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया तुमको, समझ में आई बात है। जब भी पूछेगा ना तो सबसे खतरनाक सवाल हो तो कहीं मेरे को करना पड़े, क्या तो चर्चाओं में रहा हुआ होगा, सुन लो, क्या तो चर्चाओं में रहा होगा जब सवाल पूछेगा, आसपास का जब भी सवाल पूछेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट सवाल पूछने का। यहाँ तो समझ में आ बात है, यहाँ तो कोई सवाल नहीं पूछने का, जो फेमस चीज़ है यहाँ तो फेमस चीज़ है, लेकिन फिर भी बताना चाहिए कौन सी किसकी सहायक नदी, श्योक नदी, बुंजा नदी, नुब्रा नदी, सिगार नदी, गिलगित नदी, गोमल नदी, ये सारी सिंधु की सहायक नदियाँ पता होनी चाहिए, सिलेबस में है, इसलिए सब पढ़ाना पड़ता है मुझे। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। ये सिंधु नदी जो तंत्र था ना, ये मैंने पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब मैं कल को झेलम नदी के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके आसपास की सारी विशेषताएं तुम बता दूंगा। उसके बाद में पढ़ाऊंगा फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ तक कल खत्म कर चुके होंगे। एक एक नदी को पढ़े चलेंगे, पूरा पंचनद समझाएंगे तुम, समझ में आया बात या, ठीक। और सारा एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। अगर मैंने यूँ कहा ना वीडियो के अंदर कि सिंधु नदी की भारत के अंदर लंबाई 1114 किलोमीटर, तो वो भी लिखनी, टोटल 2880 का 2880 लिखनी, समझ में आया बात या, छोड़ना कुछ नहीं किसे। अच्छा, भारत के अंदर जो सिंधु नदी जिस स्थान पर प्रवेश करती है, इस स्थान का नाम बता रहा हूँ, तुम बता सकना स्थान का नाम क्या है। इसका नाम है दमचौक। जिस स्थान में भारत में प्रवेश करती है इसका नाम दमचौक, दमचौक, दमचौक। इसका नाम पता, जहां पाकिस्तान में चली जाती है इसका नाम है चिल्लास। हाँ, जहां पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बाकी मैंने तुम सब बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ लोगो। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में ही नहीं आई। अच्छा, एक बात बताऊं तुम, यहाँ ना जहाँ सिंधु नदी भारत के अंदर प्रवेश, इस पाकिस्तान में प्रवेश करती है, एक बहुत आई आकारी घाटी बन चुकी। इस आई आकारी घाटी का नाम पता क्या, सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज,
और गार्ज मैंने तुम बताया कैसा हो। और जो सिंधु गार्ज है ना, आयाकर की घाटी आयाकर की घाटी बन चुकी है सिंधु गार्ज, ये ना बुंजा नामक स्थान, बुंजी नामक स्थान में पड़ता है। सिंधु गार्ज बुंजी नामक स्थान में पड़ता है, भारत में ही है। समझ में आई? बुंजी नामक स्थान है समझ में। लेकिन इस एरिया में पाकिस्तान का कब्जा, याद रखना बात है, ठीक। भारत के मैप में दिखाई देगा तुम, बुंजी नामक स्थान पर सिंधु गार्ज का निर्माण हुआ। सिंधु घाटी ने काट कर गहरा कर दिया, ये सिंधु गार्ज। इतनी बात बता दो मुझे समझ में आई। आज केवल मैंने सिंधु नदी के बारे में बताया है सारा। कल मैं किसके बारे में पढ़ाऊंगा? झेलम नदी के बारे में। तुम ऐसे ही कर सिंधु नदी तंत्र हेडी बना लोगे, सिंधु नदी तंत्र हेडी बनाकर ना बता ही दो किस तरह लिखोगे, समझ लो पहले लिखो किस तरह। वो तो सारा मैप मैंने तुम बताया था वहाँ तक लास्ट तक। हेडी बनाओगे सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी तंत्र में क्या लिखोगे? अब सुनो, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र सिंधु तथा उसकी 5 सहायक नदियों से मिलकर बना है। इन 5 सहायक नदियों को हम पंचनद के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, ठीक। पंचनद के नाम से जानते हैं, क्योंकि सारा खेल लिखने का ही है। इन पांच नदियों को पंचनद के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी अकेले प्रवाहित नहीं होती। सिंधु नदी सैकड़ों नदियों का जल लेकर, छोटी छोटी सैकड़ों नदियों का जल लेकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी तिब्बत में बोखुरचू ग्लेशियर के दक्षिण से, मानसरोवर झील के पास से निकलकर दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। यह तिब्बत, ऐसे लिखना, जब पेपर में लिखने को पेपर में लिखना पड़ता। तिब्बत, ध्यान तो सुन लेना, जिस पर जियोग्राफी बीए के अंदर भी ध्यान से। तिब्बत भारत के जम्मू कश्मीर, ऐसे भारत तिब्बत तथा भारत के जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चली जाती है। ऐसे समझो, पाकिस्तान में चली जाती है और कराची के पास अरब सागर में अपना जल गिराती है। ऐसे लिखना पड़ेगा तुम, समझ में आई बात है। ऐसा कराची के पास पाकिस्तान में अपना जल, पाकिस्तान के पास कराची में अरब सागर में अपना जल गिराती है। ऐसे लिखना पड़ेगा तुम। सिंधु नदी की लंबाई टोटल लगभग 80 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिन्हें प्राचीन काल में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे सिंधु नदी का नाम बताओ क्या था? सिंधु नदी का इंडस होगा, उसे छोड़ दो, 5 के नाम लिखना। अब 5 का नाम बताओ किसका? झेलम का नाम वितस्ता नहीं आता। झेलम को वितस्ता कोमा लगाया, उसके बाद चिनाब को अस्कनी, ऐसे बजबा, उसके बाद रावी को पुरसेनी तथा ब्यास को विपासा, उसके बाद सतलज को सतुदरी के नाम से जानते थे। भाषा भी लिखी जा रही, कंटेंट भी सारा समाहित हो रहा, कुछ नहीं छूट रहा, और प्रभावशील भाषा, पढ़ता ही चला जाएगा इंसान। समझ में आया बात? या जानते। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसके बारे में लिखा? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ऐसे बजबा, सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों को लेकर, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में अतीत काल से ही विवाद रहा है। बात आया समझ में? इसी संदर्भ में वर्ष 1960 में विश्व बैंक के द्वारा एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। समझ में आया बात? यह समझौता क्या नाम था? जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था। लिख दोगे? इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि उत्तर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% हिस्से, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा तथा 20% जल का उपयोग भारत करेगा। क्यों नहीं लिखोगे तुम? बहुत अच्छा लिखोगे। तथा दक्षिण की 3 नदियां रावी, बयास, सतलज के जल का उपयोग 80% जल का उपयोग भारत करेगा तथा 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही सिंधु जल समझौता था, वो भी समाहित हुआ। अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम, आज समझ में, ठीक। लेकिन यहां तक समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं आता। ये में जो आया ना पेपर में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कभी टिप्पणी लिखने को आई, पीसीएस मानती याद रखना बात है, तो आराम से लिखो, आगे बढ़ जाओ, ठीक। सिंधु नदी के क्या जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो सिंधु नदी लिखने के बाद ना, अब हम क्या करेंगे? सिंधु नदी का ये वाला सहायक नदी वाला मैप बना देंगे। समझ में आया बात है? ठीक, इतना ये नहीं लिखने के, इसमें ये नदी मिलती है, बस सिंधु नदी का मैप बना देंगे, काम खत्म, इतना ही। अब हम क्या करेंगे? अब अगली हेडिंग बनाएंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। हेडिंग बनाएंगे सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियाँ। अन्य सहायक नदियाँ, तो ऊपर तो सहायक नदियाँ थी, अन्य सहायक नदी हेडिंग बना लेंगे, और उसमें पहली हेडिंग बना लेंगे झेलम नदी, या हेडिंग बना लेंगे पंचनद हेडिंग बना लेंगे। पंचनद में पहली जो नदी है उसका नाम है झेलम नदी, और झेलम नदी तक कल अपनी कहानी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? ठीक, ये लास्ट में पूछ भी लिया करो, क्योंकि उसमें वहाँ ये तीर के 3 खींच रहे, वहाँ जाकर कॉपी में, फिर कॉपी का ओढ़ पीट रहे,
तीर की चिन्ह नहीं खींचने, क्वेश्चन लिखो मीन्स का। किस कौन से क्वेश्चन का उत्तर लिखना, क्वेश्चन लिखो। लिखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बताइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बताइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बताइए। हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता बताइए। लिख दोगे 100 वर्ड 10 लाइन के आसपास लिखनी, लिख दिया ना। अगला क्वेश्चन लिखो, सिंधु नदी तंत्र पर, अगला क्वेश्चन सिंधु नदी तंत्र पर, सिंधु नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। पीसीएस के हैं, यूपीएससी के नहीं हैं। सिंधु नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, 80 वर्ड 8 लाइन के आसपास लिखनी। सिंधु नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए, सिंधु नदी तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। चेक करवाएगा दोनों क्वेश्चन लिखने के बाद। इतनी बात बताओ समझ में नहीं, कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे, बहुत, दैट्स एनफ। चाहे तो मैप बना सकते हो छोटा छोटा।